हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग ऑडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसी सीरीज़ के अंदर ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन और करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने सेक्शंस को डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर है अपना अंकेक्षक है, उसे कैसे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिटर होगा तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिटर है तो कैसे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसी सीरीज़ के अंदर आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन और लेके आए हैं आपके साथ में। देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंकेक्षक का। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जो ऑडिटर है उसे कैसे कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, उसकी हिस्ट्री। ठीक है, और केस स्टडी है कुछ, और उसके बाद क्या है अंकेक्षण का अर्थ। ठीक है, और उसके बाद जो है नॉर्मल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के जो ऑडिट है, ऑडिट के अलग अलग प्रकार हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे संस्था के आधार पर, ठीक है, अवधि के आधार पर और अन्य अदर बेसिस। देखिए, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन देखें, संस्था के बेस पे देखें, तो संस्था के बेस पर आपके जो है चार चार प्रकार के अलग अलग जो है ऑडिट बताए गए हैं। सबसे पहला है अपना कंपलसरी ऑडिट, उसके बाद है सेकंड प्राइवेट ऑडिट, थर्ड है गवर्नमेंट ऑडिट, और उसके बाद है सहमति। ठीक है, सहमति मतलब कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखिए समय के, अगर हम लोग अवधि यानी कि मीन्स टाइम के अगर बेसिस पे देखें कि जो हमारा टाइम के बेसिस पर ऑडिट है वो कितने प्रकार का है, तो समय के आधार पर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है करंट ऑडिट, और सेकंड क्या है फाइनल ऑडिट, एंड थर्ड है आपका अंतरिम या फिर ठीक है इंटरिम ऑडिट। ठीक है, इंटरिम ऑडिट उसे कहते हैं जो दो ऑडिट के बीच में पड़ता है। जैसे एक ऑडिट हमारी यहाँ पे हुई और एक ऑडिट यहाँ पे होगी बी टाइम पे, तो इनके बीच में दो ऑडिटों के बीच में, ठीक है, जो ऑडिट होगी उसे कहते हैं हम लोग अंतरिम। सभी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए अदर ऑडिट। ठीक है, अदर में क्या आएगा आपका मैनेजमेंट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। तो आप सभी पॉइंट को नोट करके चलिएगा, तभी आपके समझ में क्लियर आएगा कि ऑडिट के टाइप्स कौन कौन से हैं, और आप क्लियरली इन पॉइंटों को समझ भी पाएंगे। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे वैधानिक अंकेक्षण, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटरी ऑडिट। ठीक है, दूसरा ध्यान देखिए, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि स्टेटरी ऑडिट और कंपलसरी ऑडिट में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। ठीक है, दोनों ही नाम एक ही हैं, चाहे आप वैधानिक अंकेक्षण कहिए या फिर आप इसे अनिवार्य अंकेक्षण कहिए। किसी कानून या विधान के अंतर्गत, ठीक है, किसी कानून या विधान के अंतर्गत कराया गया अंकेक्षण, अर्थात उन संस्थाओं में जिनका निर्माण किसी विधान के अंतर्गत हुआ हो। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी संस्था है, ठीक है, ऐसी संस्था जिसका निर्माण किसी विधान के अंतर्गत किया गया है, तो उसका जो ऑडिट होगा वो कंपलसरी ऑडिट होगा, या आप उसे कह सकते हैं वैधानिक अंकेक्षण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। हम लोग इस स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि वो कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका ऑडिट कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है, विधान के अनुसार। देखिए यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्मित संस्था, ऐसी कोई भी कंपनी जो 2013 एज पर रेगुलेशन 2013 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर बनी है, तो उसे अपना ऑडिट कराना अनिवार्य है। दूसरा कौन सी है? बैंकिंग कंपनीज 1949। ठीक है, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी जो रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बनी है, तो उसे अपना ऑडिट कराना अनिवार्य है। सहकारी समितियां अधिनियम 2012 के अकॉर्डिंग जो बनी हैं, उन्हें, ठीक है, अपना ऑडिट कराना अनिवार्य है। उसके बाद है प्रन्यास, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रस्ट। उसके बाद है इंश्योरेंस। ठीक है, जो कंपनियां हैं और विशेष अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई विशेष अधिनियम के अंतर्गत कोई निर्मित संस्था है, तो उसे भी अपना ऑडिट कराना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य मीन्स कंपलसरी है, उसे 100% अपना ऑडिट कराना ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति। ठीक है, जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं वो अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार से करेंगी? अंकेक्षक की नियुक्ति, पद से हटाना, पारिश्रमिक, अधिकार, कार्यक्षेत्र, सब
विधान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। देखिए अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होगी, कौन बताएगा, जो विधान है, ठीक है, जो लॉ है, जो कानून है वो बताएगा। उसे कैसे पद से हटाया जा सकता है, उसका कितनी सैलरी होगी, उसका एरिया कितना होगा, सभी बातें कहाँ पे डिपेंड करेंगी, विधान कानून के अंतर्गत जो संस्था बनी है वो उसका कानून बताएगा। उसके बाद सेकंड चलते हैं पॉइंट में, क्या दिया है, विधान द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र को आपसी, ठीक है, आपसी नियोक्ता व अंकेक्षक की सहमति से बढ़ाया जा सकता है, किसी भी दशा में घटाया नहीं जा सकता। जैसे एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, एज पर अगर हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 देखें तो उसमें बताया गया कि भैया आज जो ऑडिटर होगा वो इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है, उसका एरिया डिसाइड कर दिया गया है, उसका कार्यक्षेत्र डिसाइड कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया। लेकिन जो कंपनी है, नियोक्ता, एम्प्लॉयर और ऑडिटर अगर मिलके चाहें आपसी सहमति से उस एरिया को, उस कार्यक्षेत्र को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र को घटाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप लोगों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि नियोक्ता, जो अंकेक्षक है, अंकेक्षक रिपोर्ट विधान द्वारा निर्धारित, ठीक है, व्यक्ति को ही दी जाती है। जो विधान है, जो हमारा लॉ है, ठीक है, लॉ जिसे कहेगा, ठीक है, ऑडिटर उसे ही अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। कुछ जगह सीएजी को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, कुछ जगह प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है, या फिर जो शेयर होल्डर है मीटिंग के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ये विधान द्वारा जिसे भी निर्धारित किया गया है रिपोर्ट उसे ही दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो ऑडिटर है उसे कितने पार्ट्स पर कितने एरिया, ठीक है, उसकी जो वर्किंग एरिया है उसके बेस पर हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिसाइड किया था, ठीक है। जो भी हमारी ऑडिट है, ठीक है, ऑडिट उसी के अकॉर्डिंग होगी, जो भी हमारी संस्था के आधार पर या फिर अवधि के या फिर अन्य आधार पर। तो आप लोग सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।